meeting current needs without compromising the ability of future generation to meet their own needs. यानी कि जैसे रीन्यूएबल नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज आपको अवेलेबल हैं, वो वाटर रिसोर्सेज हो सकते हैं, लैंड रिसोर्सेज हो सकते हैं, वैसे ही रिसोर्सेज आपकी फ्यूचर जनरेशन्स को भी जो है वो अवेलेबल रहें। तो ऐसे रिसोर्सेज जब से अगर आपकी एज 30 है या 40, आप देख रहे हैं कि शुरू से लेके अब तक हम जैसे वाटर रिसोर्सेज को कंज्यूम कर रहे हैं, वाटर रिसोर्सेज जो हैं वो डिप्लीट होते जा रहे हैं, या तो आपके पास जो वाटर रिसोर्सेज हैं वो गंदे होते जा रहे हैं, या फिर पानी जो है वो वैसे ही कम होता जा रहा है। तो थ्रू और लाइफ जो है वो पानी की कंजप्शन इतनी ज्यादा है कि वो वाटर रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहा है। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उनको भी वो वाटर रिसोर्सेज उस जगह पे उसी सूरत में मिले जिस सूरत में हमें मिले थे। डिप्लीशन की ये वजह है कि हम जिस कंजप्शन के थ्रू उसको कंज्यूम कर रहे हैं, उसी तरह हम अर्थ को वो वाटर रिसोर्सेज बनाने का दोबारा मौका नहीं दे रहे हैं, या रिटर्न नहीं कर रहे हैं, या फिर हम उसे पोल्यूट कर रहे हैं। बहुत सारा पानी ऐसा है जिसको हम पोल्यूट कर देते हैं, और बहुत सारा पानी ऐसा है जिसको हम बहुत ज्यादा इस तरीके से यूज करते हैं कि वो दोबारा वहां पे उतनी देर में डेवलप नहीं हो पाता जितनी जल्दी हम उसे कंज्यूम कर कर जाते हैं। लैंड रिसोर्सेज का भी यही है कि हम कॉलोनीज बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, और हमारे पास लैंड आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। जो हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड थी, या फिर क्रॉप्स की सूरत में हम ग्रो करते थे लैंड के ऊपर कोई भी रिसोर्सेज, वो अब कम होते जा रहे हैं। ज्यादा जो लैंड है वो रेजिडेंशियल बनता जा रहा है या फिर इंडस्ट्रियल बनता जा रहा है, और एग्रीकल्चर लैंड जो है वो कम होता जा रहा है। ऑटोमेटिकली एग्रीकल्चर लैंड जब कम होगा तो आपके पास जो फूड रिसोर्सेज हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगे। आपके पास जो क्रॉप जो है, आपके जो ट्रीज हैं वो कम होंगे, तो फ्रूट प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन, सीड प्रोडक्शन ये ऑटोमेटिकली कम होती जाएगी। इस प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जब हम जो है वो बायोटेक्नोलॉजी का यूज करेंगे और सीड के अंदर फॉर्मेशन लेके आएंगे, तो आपके पास जो नेचुरल सीड है वो खत्म होता जाएगा, जो कि अब खत्म हो रहा है। और ऐसा सीड, फॉर एग्जांपल अगर आप वीट की बात करते हैं या राइस की बात करते हैं, आज से 30 से 40 साल पहले जैसा वीट और राइस आपको मिलता था नेचुरली, वो सीड आज आपको मिलता ही नहीं है। उसमें इतनी म्यूटेशन हो चुकी है, उसमें इतने ज्यादा हमने चेंजेस कर लिए हैं। तो सस्टेनेबिलिटी तो एक्चुअली ये थी कि हम ऐसी प्रैक्टिसेस और ऐसे काम करते कि हमारी फ्यूचर जनरेशन्स को कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़ता, और उनको भी वो रिसोर्सेज उसी सूरत में मिलते जिस सूरत में हमें मिले हैं। लेकिन चूंकि हम उसको बहुत ज्यादा इस तरीके से यूज करते हैं कि वो दोबारा डेवलप नहीं हो सकते, या वो फिर नॉन रीन्यूएबल होते हैं, दोबारा बन नहीं सकते, या फिर हम उसे पोल्यूट कर देते हैं, तो वो हमारी फ्यूचर जनरेशन को क्या, अभी हमें भी उस एज में उस तरह से नहीं मिल रहे जिस तरह से पहले मिलते थे। तो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सोशल सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट। सोशल, आपको नाम से पता चल रहा है कि सोशल मतलब लोगों से इसका लिंक है। सोशल सस्टेनेबिलिटी ऐसे इश्यूज को एड्रेस करती है जिसमें लोग आते हैं, जिसमें कौमें आती हैं, जिसमें मुल्क आते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें हम इन इश्यूज को डिस्कस कर सकते हैं, इक्विटी, जस्टिस और ह्यूमन वेलबींग को। अगर नॉर्मली हम बात करें कि तमाम लोगों को एक जैसे हकूक मिलें, तमाम लोगों को एक जैसे रिसोर्सेज मिलें, और तमाम लोगों की जो नीड्स हैं वो एक जैसे तरीके से फुलफिल हों, बेसिक नीड्स जो भी वर्ल्ड वाइड हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल फूड, वाटर, शेल्टर, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। एजुकेशन इज ऑल्सो अ बेसिक नीड। लेकिन अगर हम अपनी कंट्रीज में ही देखें तो इसमें से कोई भी बेसिक नीड पूरी तरह से एक मुल्क में सारी आवाम को ही अवेलेबल नहीं है, तो फिर हम वर्ल्ड वाइड कैसे बात कर सकते हैं कि सोशल सस्टेनेबिलिटी के बारे में हम सोचें। सबसे पहले बात करते हैं कि सोशल सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट है क्या। इट रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ अ सोसाइटी टू फंक्शन एट अ डिफाइंड लेवल ऑफ सोशल वेलबींग ओवर टाइम। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि इट फोकसेस ऑन मेंटेनिंग एंड इनहांसिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर करंट एंड फ्यूचर जनरेशन। सस्टेनेबिलिटी की बात करें हम तो करंट और फ्यूचर जनरेशन दोनों की ही बात होगी।
स्ट्रेटजीज क्या होती हैं कि इसमें हम ऐसी इम्प्लीमेंट करते हैं पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस को दैट एड्रेस सोशल इश्यूज सच एज पॉवर्टी, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड ह्यूमन राइट। अब बात करते हैं कि सोशल और एथिकल इश्यूज को हम कैसे सस्टेनेबल तरीके से लेके चल सकते हैं। हमारे पास सोशल और एथिकल इश्यूज क्या है कि मैंने आपको जैसे पहले बताया कि सबको एक जैसे राइट मिले, सबको जस्टिस मिले, सबको एजुकेशन मिले। एथिकल राइट सबके एक जैसे हो, तमाम लोगों को ओपनली ये राइट हो कि वो अपने किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हैं या किसी भी फिरके से ताल्लुक रखते हैं वो अपनी प्रैक्टिसेस को ओपनली कर सकें। सबके पास ये राइट होना चाहिए। तो सोशल और एथिकल जो सस्टेनेबिलिटी है वो इन इश्यूज के ऊपर बात करती है। लेकिन हम सोशल या एथिकल इश्यूज को जो है अचीव करने की अगर बात करें तो सस्टेनेबिलिटी के अंदर ये सबसे एक मुश्किल चीज है। क्यों? क्योंकि जब सोशली आप किसी भी चीज में इन्वॉल्व होते हैं तो आप दुनिया की बड़ी पावर्स को देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल अमेरिका है या बाकी चीजें, तो आपको दो कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं। एक होता है आपके पास कार्बन फुटप्रिंट और एक होता है आपके पास ह्यूमन फुटप्रिंट। कार्बन, यस सर। सलामकुम। यस सर। अच्छा मैम, जो लेक्चर है ना वो इंग्लिश में स्टार्ट रखा करें क्योंकि हम यूट्यूब पे अपलोड करते हैं तो कुछ इंटरनेशनल हमारे स्टूडेंट है जो बाद में सुन लेते ओके हैं सर। अगर वो ज्वाइन नहीं कर। ठीक है, ओके। ओके, थैंक यू। So when we are going to talk about social and ethical issues in sustainability, this is all about social justice, human right, labor practices, and ethical consideration. For example, what are the fair labor practices? What are the rate or wages that we are going to provide to our labor society or labor community worldwide or throughout our country? Second one is to avoid exploitation. Exploitation of all resources that we are consuming as a society or community. These resources can be of natural resources, for example, water or land, and they can also be the other resources that is provided by the country or worldwide. तो इसके अंदर अगर हम छोटी सी ये बात करें कि सबको ये जो वेजेस हैं या फिर जो रिसोर्सेज हैं वो एक जैसे मिल रहे हैं, तो इसके अंदर दो कॉन्सेप्ट आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आएगा कार्बन फुटप्रिंट एंड द सेकंड वन इज ह्यूमन फुटप्रिंट। कार्बन फुटप्रिंट की अगर बात की जाए तो कार्बन फुटप्रिंट इन्वॉल्व्स the rate of carbon and the amount of carbon we are consuming as a person or society, and human footprint is the amount of resources that we are consuming from our birth to adulthood. For example, the amount of milk we are consuming, the amount of land we are consuming, the amount of water, car, electricity, gas, all the natural and non-renewable resources and all the renewable resources and the man-made resources, that all comes in the human footprint. तो अगर हम ह्यूमन फुटप्रिंट की जनरली बात कर लें तो क्या अमेरिका का एक जो स्टूडेंट है या पाकिस्तान का एक स्टूडेंट है या सऊदी अरब का एक स्टूडेंट है, अगर हम इन तीन स्टूडेंट्स को ही कंपेयर करें तो क्या इन तीन स्टूडेंट्स का ही फुटप्रिंट सेम हो सकता है कि नहीं हो सकता? फॉर एग्जाम्पल, एक अमेरिका में रहने वाला बच्चा है, उसको जो है गवर्नमेंट स्पॉन्सर कर रही है, हर तरीके से फंडिंग दे रही है उसको एजुकेशन के लिए, तो उसके पास जो है वो रिसोर्सेज ज्यादा होंगे, वो ज्यादा पेन यूज करेगा, वो ज्यादा पेपर यूज करेगा, वो ज्यादा यूनिफॉर्म यूज करेगा, बुक यूज करेगा, स्कूल में जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी, गैस यूज होगी, उसकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए पेट्रोल यूज होगा। इसी तरह सारे रिसोर्सेज जो उसके स्कूल जाने में यूज होंगे या स्कूल में यूज होंगे वो उसके ह्यूमन फुटप्रिंट का पार्ट होंगे, एज कम्पेयर टू द पर्सन जो सऊदी अरब में रहता है, मे बी उसका फुटप्रिंट एक अमेरिका में रहने वाले बच्चे से कम हो। और उसी तरह अगर हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की बात करें जिसमें बांग्लादेश के कुछ इलाके आ सकते हैं, पाकिस्तान के आ सकते हैं, इंडिया के आ सकते हैं, तो उनमें रहने वाला एक बच्चा जो एजुकेशन हासिल कर रहा है उसके पास तो बहुत कम रिसोर्सेज हैं, उसके पास इतने फ्यूल के रिसोर्सेज भी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी के भी नहीं है, गैस के भी नहीं है, क्लोथिंग के भी नहीं है,
क्लोथिंग को भी अगर हम बैकअप करें तो आप इसमें मेन और भी रिसोर्सेज देख सकते हैं। जैसे क्लोथिंग के अंदर आप जाएं तो टेक्सटाइल के रिसोर्सेज हो सकते हैं, डाइज हो सकते हैं, कपड़ा किससे बनता है, कॉटन हो सकती है, इस तरह की तमाम चीजें। तो सस्टेनेबिलिटी एक्चुअली बात करती है एक छोटे से छोटे रिसोर्स को देखते हुए कि वो कैसे बनता है और कैसे वो बड़ा रिसोर्स बनता है, और इसी तरह छोटा छोटा रिसोर्स मिलके हम कितने रिसोर्स कंज्यूम करते हैं थ्रू आउट ओवर लाइफ, और क्या हमारी वो रिसोर्सेज जो हम यूज कर रहे हैं हम उनको इस तरीके से सेव कर रहे हैं कि हमारी फ्यूचर जनरेशन को वो सेम रिसोर्स मिल सके। The next topic is assessing stakeholder engagement and community relations. तो हम इसमें देखते हैं कि what is the community relationship and what is the relationship of stakeholders with the community. तो इसकी अगर हम चीज़ों के बारे में बात करें तो इसके अंदर कम्युनिटी रिलेशंस में हम फोकस करते हैं सर्वेज के ऊपर, हमारे जो वर्ल्ड वाइड सर्वेज होते हैं या फिर कंट्री लेवल पे होते हैं, और फोकस करते हैं ग्रुप्स के ऊपर, पब्लिक कंसल्टेशंस के ऊपर और ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन चैनल्स के ऊपर। स्टेक होल्डर्स जो है वो कंट्री लेवल पे भी होते हैं, कम्युनिटी लेवल पे भी होते हैं और वर्ल्ड वाइड भी होते हैं। जैसे कि हम स्टेक होल्डर में किसकी एग्जांपल ले सकते हैं जो कि सोशल सस्टेनेबिलिटी के ऊपर बात करता है। हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं वर्ल्ड बैंक की, WWF की, या ऐसे तमाम इदारे जो कि वर्ल्ड वाइड काम करते हैं। फॉर एग्जांपल WHO भी इसमें आ सकता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस भी इसमें आ सकती हैं। इसके अलावा ऐसी तमाम कम्युनिटीज जो वर्ल्ड वाइड काम करती हैं, जो किसी भी कंट्री या किसी भी कम्युनिटी के ऊपर लिमिटेड नहीं है, वो आपके वर्ल्ड वाइड स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं। अगर आप इसे कम्युनिटी लेवल के ऊपर बात करें तो आपके सिटी के जो स्टेक होल्डर्स होंगे, जो NGOs होंगी, वो इसमें आ सकती हैं। अगर कंट्री लेवल पे बात करें तो आपकी गवर्नमेंट, आपकी NGOs, आपके पॉलिटिकल जितने भी अदारे हैं वो सोशल सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस का पार्ट होते हैं। नेक्स्ट इज promoting diversity, inclusion and social justice in organization. What is the rationale behind this topic? This is the diverse and inclusive organization which are more innovative, resilient and better equipped to address social challenges. जो मैंने आपको मिसाल दी है, फॉर एग्जांपल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड WWF. What are the strategies that are promoting diversity, inclusion and social justice in your organization? They are going to be implementing diversity and inclusion process and policies, training programs, and fostering a culture of respect and equity. Next is to evaluating the economic impact of sustainability initiatives. What are the matrices behind that? The matrices are assessing the financial implications of sustainability initiatives, including cost saving, revenue generation, and long term value creation. And what are the tools? Tools are cost benefit analysis, triple bottom line accounting, and environmental and social return on investment. इसका थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में बिजनेस के एनालिसिस आ जाते हैं और ट्रिपल बॉटम लाइन अकाउंटिंग आ जाती है। फॉर एग्जांपल इसमें स्वॉट एनालिसिस आ सकता है और पेस्ट एनालिसिस आ सकता है जब आप सोशल सस्टेनेबिलिटी की डोमेन्स को देख रहे होते हैं। स्वॉट एनालिसिस होता है SWOT, S से स्ट्रेंथ, W से वीकनेस, O से अपॉर्चुनिटी, T से थ्रेट। इसमें हम एनालिसिस करते हैं कि एक कम्युनिटी की क्या स्ट्रेंथ है, अगर हम उसके अंदर कोई भी जो इनिशिएटिव है वो लेके आना चाह रहे हैं या कोई भी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन लेके आना चाह रहे हैं, तो वो सोसाइटी कितना उसको एब्जॉर्ब कर सकती है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, W से उसकी वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है कि वो सोसाइटी उस इनिशिएटिव को एक्सेप्ट करेगी कि नहीं, और T से थ्रेट क्या है, यानी वो क्या थ्रेट्स हैं जिसकी वजह से वो सोसाइटी या कम्युनिटी उस इनिशिएटिव को रिजेक्ट भी कर सकती है। इसके अलावा एक और एनालिसिस की मैंने एग्जांपल आपको दी थी, पेस्टल एनालिसिस, PESTLE, पेस्टल एनालिसिस होता है। P से होता है पॉलिटिकल, E से इकोनॉमिक, S से सोशल, T से टेक्नोलॉजी
एल से लीगल, और एस से दोबारा जब हम बात करते हैं तो सॉरी ई से हम दोबारा जब बात करते हैं तो इन्वायरमेंट आता है। यानी इसमें 7 टोटल सेगमेंट है या 7 इसके कंपोनेंट है, जिसमें हम किसी भी कम्युनिटी को जज करते हैं कि वो पॉलिटिकली, लीगली, इकोनॉमिकली, सोशली किस तरह से स्टेबल है, या किस तरह से वो किसी भी इनिशिएटिव को या किसी भी रेवेन्यू जनरेशन या कॉस्ट सेविंग मेथड को एक्सेप्ट करती है। इसमें सिर्फ कॉस्ट सेविंग या रेवेन्यू जनरेशन के ही मेथड नहीं आएंगे, इसमें हमारे सारे सोशल एक्सपेरिमेंट भी आते हैं। सोशल एक्सपेरिमेंट से मुराद है कि कोई भी सोसाइटी कैसे एक्सेप्ट करती है चेंज को, कैसे एक्सेप्ट करती है न्यू टेक्नोलॉजी को। फॉर एग्जाम्पल कोई भी बसेस का नया सिस्टम है, कोई भी ट्रेन का नया सिस्टम है, कोई भी बैंकिंग का नया सिस्टम है, कोई भी आपके पास जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग का नया सिस्टम है, या कोई भी एआई टूल है, तो एक सोसाइटी में कितनी कंपैटिबिलिटी है एजुकेशन और सोशली जस्टिस वाइज कि वो उस टूल या उस टेक्नोलॉजी या उस इनिशिएटिव को एक्सेप्ट कर सके। तो इस चीज को हम जज करते हैं, ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हुए हम डिफरेंट एनालिसिस करते हैं और उस सोसाइटी को जज करते हैं कि हाउ they can accept these tools. Next is to implementing sustainable procurement and supply chain management practices. For example, what is sustainable procurement? That involves considering environmental, social, and economic factors in purchasing decisions. And what are the approaches? Approaches are ethical sourcing, supplier diversity, waste reduction, and promoting fair trade practices. And what are the benefit of these approaches if we are going to implement sustainable procurement and supply chain management practices for social sustainability? The benefits are reducing environmental footprint that previously I was talking about, that is human footprint and carbon footprint. It also comes in the environmental footprint. So the benefits are reducing environmental footprint, mitigating supply chain risk, and enhancing brand reputation. Incorporating sustainability into financial decision making. How social sustainability can be helpful to introduce new financial decision making things and new financial policies. What is the integration behind that? The integration is to embedding sustainability consideration into financial planning, budgeting, and investment decision. And what are the tools for that? Environmental, social, and governance, ESG criteria, green financing option, and impact investing. इसको भी थोड़ा सा मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हम सोशल सस्टेनेबिलिटी को किस तरह से आगे लेके चल सकते हैं जब उसमें फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं। कोई भी रिसोर्स जो है जब आप उसको यूज करते हैं उसकी कोई ना कोई कॉस्ट आप पे करते हैं, बेशक वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, बेशक वो मैन मेड रिसोर्सेज हैं। जो रिसोर्सेज जिस कंट्री से फॉर एग्जांपल निकलते हैं नेचुरली, वो वहां पे सस्ते होंगे, दूसरी अगर कंट्रीज में आप जाएंगे तो वहां पे महंगे होंगे। और अगर हम मैन मेड की भी बात करें तो जिस कंट्री में वो मैन मेड रिसोर्स इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा वहां पे उसकी कॉस्ट कम आएगी, और दूसरी कंट्री अगर उसे बाय करेगी तो वहां पे उसकी कॉस्ट ज्यादा आएगी। तो रिसोर्सेज कोई भी हो, किस भी तरीके से हो, उनकी कोई ना कोई कॉस्ट होती है हर जगह पे, कम हो या ज्यादा हो। तो हम जब भी किसी भी रिसोर्स को बचाने की बात करते हैं यानी सोशल सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं कि हमें अपनी रिसोर्सेज को सेव करना है फॉर और फ्यूचर जनरेशन, तो ऑफ कोर्स इसमें सबसे पहले जो चीज आएगी वो आएगी फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग, कि आप फाइनेंशियली कौन सी ऐसी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ऐसी कौन सी जो है कम्युनिटी के लिए चीजें लाइन अप करते हैं कि फाइनेंशियली वो मोर स्टेबल हो सके, वो मोर उन रिसोर्सेज को यूज कर सके, या फिर उन फाइनेंशियली इतने स्टेबल हो सके कि हम उन रिसोर्सेज को ज्यादा परचेज कर सकें फॉर और फ्यूचर जनरेशन। तो इसके अंदर जब हम बात करते हैं तो फिर ऐसे टूल्स या ऐसे क्राइटेरियाज या ऐसे ऑप्शंस या ऐसी इन्वेस्टमेंट की हम बात करते हैं जिससे आपकी कम्युनिटी ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सके। Now, what is the industrial symbiosis behind that? Industrial symbiosis is a collaborative approach where industries exchange material, energy, water, and byproduct
to create mutual economic, environmental, and social benefits. For example, sharing resources, waste exchange, and co-locating facilities to optimize resource utilization. And what are the benefits? It reduced waste generation, cost saving, enhanced resource efficiency, and fostering innovation. इंडस्ट्रियल सिम्बियोसिस ये है कि जो इंडस्ट्रीज किसी भी जगह पे लाइन अप होती हैं, किसी एक इंडस्ट्री का जो वेस्ट है वो किसी दूसरे इंडस्ट्री के जो है वो रॉ मटेरियल साबित हो सकता है, और किसी एक इंडस्ट्री की जो बाय प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होती है कि एक इंडस्ट्री की एक मेन प्रोडक्ट है जो वो बनाती है, और एक उसके साथ दूसरी प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली बन रही होती है। वो कोई गैस की सूरत में हो सकती है, कोई सॉलिड की सूरत में हो सकती है, जिसको हम बाय प्रोडक्ट कहते हैं, जो उस प्रोडक्ट के साथ ही बनती है। तो मे बी इस इंडस्ट्री का फोकस वो बाय प्रोडक्ट ना हो, लेकिन वो बाय प्रोडक्ट किसी और इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल हो। तो इंडस्ट्रियल सिम्बियोसिस ये होता है कि इंडस्ट्रीज जो है वो कोलैबोरेटिव काम करती हैं और अपना वेस्ट जो है वो जाया नहीं करती हैं, अपनी बाय प्रोडक्ट को जाया नहीं करती, बल्कि जिस इंडस्ट्री को उसकी जरूरत है एज अ रॉ मटेरियल उसको वो प्रोवाइड कर देते हैं, कम पैसों में या कम कॉस्ट में। इससे क्या होता है कि उस इंडस्ट्री का जो है वो वेस्ट भी जाया नहीं जाता और उसकी बाय प्रोडक्ट भी जाया नहीं जाती, उससे भी उसे कुछ ना कुछ कॉस्ट मिल जाती है, और दूसरी इंडस्ट्री को वो परचेज नहीं करना पड़ता या वो रिसोर्स जो है उतनी अमाउंट में ला के यूज नहीं करना पड़ता, बल्कि वो उससे जो है दूसरी इंडस्ट्री से कम पैसों में या कम कॉस्ट में वो प्रोडक्ट या फिर वो रिसोर्स जो है वो बाय कर लेते हैं और एज अ रॉ मटेरियल या रॉ रिसोर्सेज उसको यूज कर लेते हैं। सो दिस इज इंडस्ट्रियल सिम्बियोसिस। हाँ, ये सारे कॉन्सेप्ट हैं हमारे सोशल सस्टेनेबिलिटी के। सबसे पहले के रिसोर्सेज हम कैसे यूज कर रहे हैं, दूसरी बात वो रिसोर्सेज को हम लाइन अप करने के लिए कौन सी पॉलिसीज बना सकते हैं, उनके लिए कौन से हम जो है वो डिफरेंट यूज कर सकते हैं टेक्नोलॉजीज या अप्रोचेस। और उसके बाद हमने बात की कि कैसे हम फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, और इंडस्ट्रियल सिम्बियोसिस क्या है, यानी सोशली कैसे आप ना सिर्फ के कम्युनिटी लेवल पे इंटरेक्ट करते हैं बल्कि इंडस्ट्रियल लेवल पे भी इंटरेक्ट करते हैं। Conclusion is social and economic sustainability are essential component of holistic sustainability management approach, और इसके action points हैं to embrace diversity and inclusion, engage stakeholders, assess economic impact, and explore collaborative opportunities like industrial symbiosis. Call to action, it's let's work together to build a more sustainable and equitable future for all. The second topic which we are going to talk about is product sustainability management, that also comes in social and economic sustainability. ये आप कह सके हैं कि उसका एक सब टॉपिक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट? Product life cycle management involves the comprehensive management of a product from its inspection through disposal. इंसेप्शन से मुराद है कि जब वो मतलब बनती है, जब वो फॉर्म में आती है, व्हेन इट्स प्रोड्यूस, प्रोडक्शन के टाइम से लेके डिस्पोजल के टाइम तक एक प्रोडक्ट जो है वो जिन भी स्टेप से गुजरती है या उसकी जो भी मैनेजमेंट है वो सारी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट का पार्ट होती है। What are the stages? Stages is introduction. For example, when the product is produced, growth, when the product is made, maturity, when the product deforms. For example, इसमें हम वेरिएंट्स की बात कर सकते हैं, जैसे कि 2019 का वर्जन होता है या 2020 का वर्जन होता है, कि प्रोडक्ट जो है वो कैसे मैच्योर होती है थ्रू टाइम। एंड द लास्ट वन इज डिक्लाइन. What is the importance? Importance is to understanding each stage aids in minimizing environmental impact and maximizing efficiency. And example is case study demonstrating effective PLM यानी कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट में हम किसी भी एक चीज की मिसाल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अ पीस ऑफ क्लॉथ। अब इसका इंट्रोडक्शन यानी कि फॉर्मेशन या प्रोडक्शन की बात करें तो हम बात करेंगे कि आपने जो है वो कॉटन को उगाया है और कॉटन जो है वो आपने प्रोड्यूस किया है। कॉटन प्रोड्यूस करने में आपके पास जो है वो लैंड यूज हुई है, वाटर यूज हुआ है, सनलाइट जो है वो चले एक नेचुरल रिसोर्स था, और
बाकी जो है आपके पास पेस्टिसाइड्स यूज हुए हैं, और फिर आपकी कॉटन प्रोड्यूस हुई है। कॉटन प्रोड्यूस हुई और उसके बाद वो फॉर्मेशन के लिए आई, कॉटन अलहदा हुई, उसके अंदर जो है आपके पास ह्यूमन लेबर यूज हुई कॉटन को ठीक करने के लिए। उसके बाद आपने उसको जब ठीक किया, ऐसे प्रोसेस के लिए लाया कि वो एक क्लॉथ का पार्ट बन सके, तो आपने उसको डिफरेंट मशीनरीज से गुजारा। मशीनरीज में आपके पास इलेक्ट्रिसिटी यूज हुई, गैस यूज हुई, पेट्रोल यूज हुआ होगा फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, ह्यूमन लेबर यूज हुई होगी। उसके बाद डाई यूज हुआ होगा उसको डाई करने के लिए। ग्रोथ उसको यही थी कि आपने फिर उसको स्टिच किया, उसके लिए भी आपको थ्रेड चाहिए था, उसके लिए भी रिसोर्सेज यूज हुए। मेच्योरिटी थी कि आपने उसको कोई ना कोई प्रिंटिंग या कोई ना कोई डिजाइन दिया, और उसके अंदर भी आपका कोई ना कोई डाई यूज हुआ या कोई भी ऐसी मशीनरी यूज हुई जो उसके ऊपर वो पैच या वो स्टेप दे सके। और डिक्लाइन ये था कि आपने जब उसको प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च किया और लोगों ने परचेज किया, 3 से 4 साल वो पहनेगी और फिर वो डिक्लाइन यानी वो अब वेस्ट हो चुकी है। तो ये एक प्रोडक्ट का पूरा लाइफ साइकिल होता है, और इसकी मैनेजमेंट को हम कहते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। यानी आप शुरू से जब एक प्रोडक्ट फॉर्मेशन में और लास्ट जब वो डिक्लाइन में गई है, अपने रिसोर्सेज को ऐसे सस्टेनेबल वे से कैसे इस्तेमाल करें कि कम से कम रिसोर्सेज एक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन पे यूज हों, और कम से कम जो रिसोर्सेज हैं वो आपके जाया हों। Next is sustainable procurement in product life cycle management. Sustainable procurement refers to the acquisition of goods and services considering environmental, social and economic factors. Goods होती हैं कोई भी आपकी प्रोडक्ट जो आपके हाथ में आए, और सर्विसेज होती हैं जो कि कम्युनिटी सर्विसेज होती हैं जो हम प्रोवाइड करते हैं एज अ ह्यूमन, या किसी और तरीके से भी वो सर्विसेज हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट है आपके पास सोप या डिटर्जेंट जिसको आप यूज करते हैं, लेकिन सर्विसेज हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका गार्बेज कलेक्ट करने के लिए रोज एक ट्रक आता है, वो आपको सर्विस प्रोवाइड करता है। या फिर आपका कोई भी लीकेज है, उसके लिए एक प्लम्बर आता है और आपको सर्विस प्रोवाइड करता है टू फिक्स इट। So this is the basic difference between goods and services. What are the benefits? Benefits is to reduce environmental impact, improve brand reputation, and long-term cost saving. And what are the strategies to perform sustainable procurement strategies is ethical sourcing, supplier engagement, and certification standards. Certification standards, for example, ISO 14001, 45001, 9001 for different kind of standards. If you are going to occupy for quality of that product, you are going to have 9001. If you are going to deal with environmental aspect of that good or services, you have to follow 14001. And if you want to follow health and safety rules to make that product or provide that services, you have to follow 45001 standards. So these all are the certification standards. Now the case study. Case study is the successful implementation of sustainable procurement practices in any area where you are providing good and services, and where you are dealing with too many resources at one time to make that product or to provide that services. The next one is supply chain sustainability. Supply chain sustainability involves the integration of environmentally and ethically responsible practices across the entire supply chain. सप्लाई चेन को अगर हम देखें डिटेल से, तो आपको नाम से पता चल रहा होगा कि सप्लाई चेन जो है वो किसी भी चीज को जो है प्रोवाइड करना है, यानी कि सप्लाई करना है। आप में से कोई अगर डिस्क्राइब करना चाहे सप्लाई चेन को, is there anyone who is going to describe supply chain or supply chain management? Any idea? यस, मैं थोड़ा सा इस पे हाईलाइट करना चाहूँगा सप्लाई चेन के हवाले से, कि हमारे पास अगर हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं या कोई भी हमने इंडस्ट्री के अंदर जस्ट लाइक, या फिर अगर मैं बात करता हूँ एसफाल्ट की बात करता हूँ, हम एसफाल्टिंग करना चाह रहे हैं,
तो इसमें जो हमारे एस्फाल्टिंग से पहले जो मटेरियल चाहिए होता है हमें, सब बेस मटेरियल हो गया, बेस कोर्स हो गया या एस्फाल्ट हो गया, MC1 हो गया, वो हमने यानी मैं मिडल वेयर बन जाता हूँ। मैं एक सप्लायर से रब्ता करूंगा प्रॉपर तरीके से, एक अच्छे तरीके से जो है ना वो उनसे मैं प्रोडक्ट रिसोर्स करूंगा, और वो प्रोडक्ट मैंने टाइमली रिसोर्स करके आगे प्रोवाइड करना है, ताकि हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो टाइम पे अचीव हो सके। यानी कि हमने रिसोर्स को मैनेज करना होता है, एक जगह से दूसरी जगह रिक्वायर्ड स्पेस पे पहुंचाना होता है, रिक्वायर्ड प्लेस पे पहुंचाना होता है, ताकि जो हमारा रिक्वायर्ड एक्टिविटी है उसको टाइम पे अचीव किया जा सके। दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द सप्लाई चेन। जी बिल्कुल, इमरान आपने बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली सप्लाई चेन जो है वो नेटवर्क ऑफ पीपल एंड कंपनीज है जो कि इन्वॉल्व होते हैं प्रोडक्शन और डिलीवरी की उस प्रोडक्ट की या फिर सर्विसेज जो भी आप प्रोवाइड कर रहे हैं। सो सप्लाई चेन इज बेसिकली इज अ नेटवर्क ऑफ पीपल एंड कंपनीज दैट आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन एंड डिलीवरी ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। द कंपोनेंट्स ऑफ सप्लाई चेन कैन बी प्रोड्यूसर्स, वेंडर्स जैसे कि आपने बात की, वेयर हाउसेज, ट्रांसपोर्टेशन टीम्स और ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स और डिस्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉयज एंड रिटेलर्स। तो ये सारी जो चीजें हैं वो सप्लाई चेन में आएंगी। और सप्लाई चेन सस्टेनेबिलिटी की अगर हम बात करें तो जैसे इमरान ने बात करी कि हमने टाइमली जो है वो रिसोर्सेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, तो इससे हमारा जो है वो टाइम भी ज्यादा कंज्यूम ना हो, ना ज्यादा जाया हो, और हमारा जो सोर्स है वो भी टाइमली जब पहुंचेगा तो वो डिप्लीट कम होगा, क्योंकि वो आगे जो है वो प्रोडक्शन में यूज होगा और टाइमली जो है वो फिनिश प्रोडक्ट बन के बाहर निकल आएगा, टाइमली मार्केट में सेल होगा। और इस तरह से हमारा टाइम, कॉस्ट और जो हमारी एनर्जी है वो कम कंज्यूम होगी, वो सेव हो जाएगी। सो दिस इज कॉल्ड सप्लाई चेन सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अगर हम इसकी बात करें चैलेंजेस की केस में क्या आते हैं, तो द चैलेंजेस आर ट्रांसपेरेंसी, ट्रेसेबिलिटी एंड स्टेक होल्डर कोलैबोरेशन। यस मिस्टर तारिक। आप मुझे सुन सकते हैं? जी सर। अच्छा। अच्छा, एक चीज जो है ना, ये आप जो सप्लाई चेन की बात कर रही हैं, असल में हम जो है ना बेसिक हमारा जो इस वक्त का वो है सस्टेनेबिलिटी। अच्छा, ये जो मेरे भाई हैं इमरान, इन्होंने बिल्कुल जबरदस्त बात की है, लेकिन ये जर्नल आपने जो है ना वो एक उसकी डिस्क्रिप्शन दी है। होता ये है कि जब हम सप्लाई चेन सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं ना, तो हमारे जहन में ये होता है, बिलफर्ज इन्होंने किसी एस्फाल्ट वाले को एंगेज किया है, तो आपने ये देखना है कि वो उसका जो प्लांट है उसकी एमिशंस क्या है, क्या वो उनको रिकॉर्ड कर रहा है, और क्या उसकी फिर वो मिटिगेशंस भी कर रहा है। उसके लिए जो ड्यू स्टैंडर्ड्स हैं, एस्फाल्ट प्लांट में बहुत ज्यादा एमिशंस होती हैं, खुसूसन जब ये लोग उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको आग जलाते हैं, उसमें यानी गर्म करते हैं, उसको हीट देते हैं, और मुख्तलिफ फ्यूल्स यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बहुत सारी यूज करते हैं ये लोग। फिर उनके अलावा जब इसकी ट्रांसपोर्टेशन करते हैं ये लोग, तो उस वक्त ये बहुत हैवी मशीनरी इस्तेमाल करते हैं। फिर उसको जब ये डिप्लॉय करते हैं, उसको अपनी जगह पर प्लेस करते हैं एस्फाल्ट को, वहां पर हैवी मशीनरी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। और हम जो है उसमें हर चीज को, मसलन एनवायरनमेंट के हवाले से, एक तो हमने रोड जो था वो पहले पहाड़ था, कोई दरिया था, कोई नदी नाला था, हमने उसको बंद किया और उसको लेवल किया, हमने एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब किया। हमने जो है ना वो हैबिटेट जो है वो बहुत सारे एनिमल्स का जो है वो जाया कर दिया। हमने जो है फ्लोरा और फाना को जो है नुकसान पहुंचाया। तो ये जो सप्लाई चेन सस्टेनेबिलिटी है, हम उसमें ये देखते हैं कि ये जो हमारा सप्लायर है ये कितना सस्टेनेबल है। ये अगर असफाल्ट बना रहा है तो इसने आया वहां पर जो एमिशंस कर रहा है उनको इन्वायरमेंट का ये 14,001 का स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, या उसमें फिर जो है ना वो क्वालिटी वाले मटेरियल इस्तेमाल कर रहा है या नहीं कर रहा। मैं जो आपने अभी ऊपर जो बात की है, मैं उस पर भी बहुत सारी बात करना चाह रहा था, आपने वो टॉपिक ही क्लोज कर दिया है। अगर आप कहें तो मैं उस पर भी बात करूं कि ये जो इसमें जो है ना वो चीज आएगी आपकी, जो आपका सिम्बायोसिस है, आपका इंडस्ट्रियल सिम्बायोसिस है। यानी ये ऐसे रिसोर्स इस्तेमाल कर रहा है कि जो है ना इसको नया रॉ मटेरियल जो है ना वो इस्तेमाल करने के बजाय ये किसी का वेस्ट यूज कर रहा हो। तो उस सूरत में जो है ना हम इन चीजों के साथ इसको मेजर करते हैं कि हमारा सप्लाई चेन कितना सस्टेनेबल है, और फिर हम उसी हिसाब से इसको रेट भी करते हैं।
मेरा ख्याल में आप कर लें तो बाद में मैं एक दो कमेंट्स हैं आपके इस पर भी हैं, ट्रिपल बॉटम लाइन पर भी हैं, और एक दो चीजें आप अपने इंक्लूजन और डाइवर्सिटी के हवाले से बात की थी, उस पर भी हम इंशाल्लाह मैं बात करना चाहूंगा। जी ओके, थैंक यू सर। सर एक्चुअली जो आपने बात की है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो सस्टेनेबल प्रोक्योरमेंट में आएगी, यानी कि हम पूरी चीज को देखेंगे। देखें, अगर एक सप्लाई चेन की हम बात करते हैं, हमारे पास जो वेंडर है उसके पास इतनी अथॉरिटी नहीं है कि वो जाके जज कर सके कि जो रिसोर्सेज मुझे मिल रहे हैं वो जो है कितने रिसोर्सेज को फर्दर यूज कर रहे हैं या डिप्लीट कर रहे हैं। तो अथॉरिटी की जब हम बात करते हैं तो वो सस्टेनेबल प्रोक्योरमेंट में आती है, यानी वो गवर्नमेंट या ऐसे इदारे जिनके पास लाइसेंस है वो सप्लाई चेन को थ्रू आउट देख सकते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ सप्लाई चेन मैनेजमेंट में एक सोशल रोल की बात करें तो वो रोल बिल्कुल यही होता है कि आप टाइमली सारे जो रिसोर्सेज हैं उनको जो है वो पहुंचाएं, कि आपका जो फ्लो ऑफ गुड्स और सर्विसेज है या फाइनेंसेस है या डाटा है या प्रोडक्ट और सर्विसेज के अंदर रॉ मटेरियल है, वो टाइमली डिलीवर और टाइमली उसकी डेस्टिनेशन पे पहुंचे। जो वेंडर का रोल है या एज ए सोशली एक ह्यूमन बीइंग का रोल है, वो यही है कि वो फ्लो रुक ना पाए, वो फ्लो जो है वो थ्रू आउट चलता रहे। जो बात आपने की है वो भी बिल्कुल ठीक है, वो भी सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आएगी, लेकिन वो ज्यादा सस्टेनेबल प्रोक्योरमेंट में आएगी, जिसमें हम देखते हैं कि किसके पास राइट है कि वो उस सर्टिफिकेशन को या उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करवा सके, और वो सप्लाई चेन के अंदर या जहां से प्रोडक्ट आ रही है या जहां से वो उसका फ्लो हो रहा है उसके ऊपर वो उस स्टैंडर्ड को लीगली और फाइनेंशियली हर तरीके से फॉलो करवा सके। अगर फॉलो नहीं हो रहा तो फाइन लगा सके, अगर फॉलो हो रहा है तो कोई भी उनको शाबाशी दे सके। तो नेक्स्ट चीज है हमारे पास इन्वायरमेंटल क्लेम्स, लेबल्स एंड मार्केटिंग। इन्वायरमेंटल क्लेम्स होते हैं टू इंश्योर एक्यूरेसी एंड ट्रांसपेरेंसी इन प्रोडक्ट मार्केटिंग regarding environmental attributes. What are the labels and certifications? Labels and certifications are understanding various eco labels and certifications. For example, Energy Star, Fair Trade and their significance. इको लेबल को आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि आजकल बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जिसके बैक साइड पर जब आप देखते हैं जैसे हलाल लिखा होता है वैसे 3 एरोज के साइन होते हैं। मैं अगर आपको दिखा सकूं, इस तरह का साइन बना होगा या 3 एरोज के साइन बने होंगे, जिसका मतलब होता है कि ये जो प्रोडक्ट है ये सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रही है या ISO 14001 को जो है फॉलो कर रही है, यानी कि ये प्रोडक्ट ऐसी कंपनी में बनाई गई है जहां पे ISO 14001 या ISO 45001 या 9001 फुली जो है वो फॉलो हो रहा है। इसका ये मतलब है कि ये प्रोडक्ट ऐसी इन्वायरमेंट में प्रोड्यूस हुई है जहां पे जो रिसोर्सेज हैं वो इतने डिप्लीट नहीं हो रहे और अच्छे तरीके से यूज हो रहे हैं। तो ये प्रोडक्ट के पीछे ऐसे इको लेबल्स भी आजकल जो है वो लगे होते हैं, जिससे आपको पता चलता है कि ये प्रोडक्ट जो है थ्रू आउट डेवलपमेंट, यानी ये जो इसका प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल है कितनी सस्टेनेबल तरीकों से गुजरी है। नेक्स्ट इज ग्रीन वॉशिंग। ग्रीन वॉशिंग इज टू रिकॉग्नाइजिंग and avoiding misleading or exaggerated environmental claims. And the last one is regulatory compliance. Overview of legal requirement related to environmental marketing claims. यानी आप compliance लगाते हैं किसी भी product के ऊपर कि जो environmental marketing claims है उसके ऊपर ये कितना पूरा उतर रही है। For example, एक product है, वो claim कर रहे हैं कि वो ISO 14001 को फॉलो कर रहे हैं, प्रोडक्ट की जो प्रोडक्शन है वो बिल्कुल ठीक तरीके से है, कंपनी में फॉलो अप ऑफ रूल्स है, वहां पे जो है वेस्ट को भी जाया नहीं किया जा रहा है, कोई इमिशन नहीं की जा रही, सारे रूल्स फॉलो हो रहे हैं। लेकिन अगर वो प्रोडक्ट की आप मार्केटिंग देखते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा पोस्टर और बैनर्स लगे हैं या बहुत ज्यादा ऐसी चीजों का इस्तेमाल है जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक्सेसिव यूज ऑफ पेपर है या एक्सेसिव यूज ऑफ मीडिया है, इन टर्म्स ऑफ के वो पोस्टर की मैन्युफैक्चरिंग में डाइज भी यूज हो रहे हैं, पेपर भी यूज हो रहा है, आपके पास दूसरे भी रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं। तो उसके ऊपर भी हम देखेंगे कि इसकी क्या रेगुलेटरी कंप्लायंस है, कि ये
लीगल रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपनी इन्वायरमेंटल मार्केटिंग कर रही है या नहीं कर रही। जी सर, अब आप बात कर लें ताकि फिर हम इस टॉपिक को मजीद डिस्कस कर लें। 10-15 मिनट हैं हमारे पास। अच्छा, मैं जो है ना, मैं थोड़ी सी चीजें शुरू से लेकर चलता हूँ। अच्छा, ग्रीन वॉशिंग ये अब आया है, हम लोगों ने मेरे ख्याल में कोई 4-5 क्लासेस पहले हमने इस पे डिस्कस किया था। ग्रीन वॉशिंग ये है कि आप वो काम ना कर रहे हो, लेकिन आप उसकी वो कर रहे हो, पब्लिसिटी कर रहे हो। अच्छा, एक बात जो मैं अपने साथियों की जो मैं समझ रहा हूँ, मैं असल में मैं इनसे थोड़ा सा आगे इस लिहाज से हूँ कि मैं कुछ साइट पे पढ़ रहा हूँ, मैं फारिग होता हूँ तो मैं काफी सारी चीजें वो उन पे हाथ आ जाता है तो मैं पढ़ लेता हूँ। ये जो यहाँ से ही हम पीछे चलना शुरू कर देते हैं, यहीं से नजदीक से ही, ताकि पीछे तक सारा मैं इसका कनेक्शन बना सकूं कोशिश करके। वो ये है कि हम लोग जो है ना, ये जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं ना सस्टेनेबिलिटी के, ये सारे वॉलंटियरली हम कर रहे होते हैं। हम पर ओवरऑल कोई ऐसा सच वो नहीं है, सिवाय चंद चीजों के। मसलन हमारा जो है ना ईपीए है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है, पाकिस्तान में भी काम कर रही है, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर रहे हैं जो लोग, उनको भी पता है। उसकी मखसूस चीजें हैं, वो आप कर लें तो आपके सर से जो है ना वो लीगल जो कंप्लायंस है उसका बोझ उतर जाता है। लेकिन आपने देखा होगा, ये जो अभी लेबलिंग की बात की है, सर, अभी आईफोन का रिसेंटली एक मैंने कमर्शियल देख रहा था एप्पल वालों का। उन्होंने कहा कि हम जो है ना वो 2030 तक टोटल सस्टेनेबल हो जाएंगे। यानी अब वो बना ही अपने प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को इस तरह से मेंटेन कर रहे हैं, वो 2030 तक टोटली होगा। अच्छा, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में जो सबसे बड़ा मसला होता है ना, वो उसको डिसमेंटल करने का होता है। इससे पहले जो है ना वो एक फोन की मिसाल ले लें, तो इसको इनको डिसमेंटल करना जो है ना वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता था कि एल्यूमिनियम का जो एलॉय है उसको आप अगर डिसमेंटल करेंगे, आप उसको गलाएंगे दोबारा, तो वो एक लंबा काम बन जाता था। तो अब इन्होंने वो उसकी डिजाइनिंग और वो सारी चीजें इस तरह से कर रहे हैं कि एक तो वो डिसमेंटल फौरन खुल फौरन जाएगा, आपको बहुत ज्यादा उसमें टेक्नोलॉजी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चीजें जो है वो हर जगह पर आराम से निकल सकेंगी। और उसके बाद उसको जो है ना पैकेजिंग उन्होंने एक जमाने में मैं खुद आईफोन यूजर रहा हूँ, तो वो एक बहुत बड़ा डब्बा होता था, अब उन्होंने उसको बिल्कुल छोटा सा कर दिया है। फिर चार्जर और केबल इन्होंने निकाल दिया है, सिर्फ इसलिए कि हम इसको सस्टेनेबल वो कर सकें, सस्टेनेबल बना सकें। अच्छा, अब उसमें ये हुआ कि आप हर साल नया फोन ले लें, कोई मसला नहीं, चार्जर आपके पास, मेरे पास तकरीबन 5 साल पुराना चार्जर चल रहा है और केबल भी चल रही है। तो अब मैं फोन चेंज करता जाता हूँ, मुझे मसला नहीं होता और मैं उसी को यूज कर लेता हूँ। तो ये एक सस्टेनेबिलिटी वो है। कंपनीज इसको क्लेम इसलिए करती हैं ताकि वो आपसे अपनी लॉयल्टी मांग सकें, आपको दोबारा से कस्टमर बना सकें। लोग इतने इस पर अब वो कॉन्शियस हो गए हैं कि यूरोप वगैरह में खास तौर पर ट्रेंड चल रहा है कि हु मेड माई क्लोथ्स, हु मेड माई शर्ट, इस किस्म के जो है ना वो हैशटैग आप सर्च करें, आपको पूरी पूरी कंपेन्स नजर आएंगी कि वो बाकायदा, ये जारा वाले हो गए, एडिडास वाले हो गए, नाइकी वाले हो गए, ये आपको बताते हैं कि आपके जो शर्ट आपने पहनी हुई है इसका कॉटन कहाँ से आया था, ये कहाँ पर जो है ना वो इसको जो है वो प्रोसेस किया गया है, और ये कहाँ पर स्टिच हुआ है। और इवन सम केसेस आपको ये भी बताते हैं कि कौन से बंदे ने स्टिच किया है, कौन से मुल्क के, कौन सी फैक्ट्री के, कौन से बंदे ने इसको स्टिच किया है और ये आप तक पहुंचा है। अच्छा, इसी पर इन्होंने सिम्बियोसिस, जो इंडस्ट्रियल सिम्बियोसिस है, उसमें भी इन्होंने ये किया है कि अब बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उसका ये होता है कि आप उसको वो बना, उसका रॉ मटेरियल बना, और उसके बाद वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ, उसके बाद वो जो है इस्तेमाल में आया, उसने अपना पहला लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लिया। से फॉर एग्जांपल किसी मैन्युफैक्चरर की जो है मैंने शर्ट जो है वो टेक्सटाइल की जो है वो शर्ट मैंने इस्तेमाल कर ली है। अब बजाय उसके कि मैं उसको फेंक दूं, वही मुझसे एडिडास और नाइकी वगैरह में, वो आपसे बहुत सारे मुल्कों में, मगरब में खास तौर पर, वो कहते हैं कि आप इसको हमें वापस कर दें, आप इसके हमसे पैसे ले लें, और आप हमसे उसके उन पैसों को आप अपनी नई जो परचेज है उसमें एडजस्ट करवा लें। तो उससे ये होता है कि एक तो ये इनको एक और हो कि इनके लिए ये वेस्ट मटेरियल है, लेकिन ये इसी को मैंने अर्ज किया कि कुछ इन्होंने अब इसमें ऐसे फाइबर्स इंक्लूड किए हैं कि आप इनको दोबारा से जो है वो आप प्रोसेस करके से नया कपड़ा बना सकते हैं। तो वो या फिर ये है कि ये किसी और इंडस्ट्री को उसको बेच देंगे, लेकिन ये है कि वो अब आप नेचर पर जो है वो इसका लोड जो है वो कम हो जाएगा।
इसी तरह से जो है ना वो आपका जो डिसीजन मेकिंग थी ऊपर जो आपने कहा था इसका फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग है, वो ईएसजी जो क्राइटेरिया है उसमें जो सबसे अहम रोल अदा करते हैं वो एसडीजीज हैं, आपके सोशल डेवलपमेंट गोल्स, जो यूएन ने जो है 2015 में इंट्रोड्यूस करवाए थे। उसमें जो है वो पॉवर्टी का खात्मा है, उसमें ये इंक्लूजन और डाइवर्सिटी आ जाती है, और इसमें जो है वो आपकी जमीन के ऊपर जो लाइफ है उसका, अंडरग्राउंड अंडर वाटर पर लाइफ है उसकी हिफाजत करना, हर एक को गुर्बत का खात्मा। तो इस 17 के करीब ये उनके गोल हैं, एसडीजीज इनको कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये यूएन का बाकायदा पूरी कंपेन है, और अक्सर मुल्कों को जो है इस पर जो है वो engage भी कर रहे हैं, और बहुत सारे मुल्कों ने इस पे बहुत सारा काम भी किया है, और उस पे वो रिपोर्ट भी कर रहे हैं इस सारी चीजें। तो डाइवर्सिटी और इंक्लूजन इसी में आता है आपके एसडीजीज में, कि आपका हर रंग और हर नस्ल का बंदा जो है वो आपके साथ काम कर रहा हो और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, हर आपके तबके का जो है वो आपके पास हो। और बेसिकली यही हमारे स्टेक होल्डर्स भी हैं, यानी आपने कहीं पर कोई अपना इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट कर रहे हैं, फर्ज करें आपने कोई यूनिट लगा दिया टेक्सटाइल वगैरह का, तो अब आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो भी, जो कम्युनिटीज हैं वो भी आपकी स्टेक होल्डर्स हैं। अच्छा, उनको क्या फायदा होता है कि उनको उनके डोर स्टेप पे रोजगार मिल जाता है, आप उनके रिसोर्सेज भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जाहिर है वहीं पे टेक्सटाइल मिल्स लगती हैं जहां पर कॉटन आराम से मिल सकता हो, या और उसकी जो लैंड जो है वो अवेलेबल हो, जहां पर जो आराम से ये लोग अपनी एक्टिविटी कर सकें। तो ये चूंकि आप उनके रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लिहाजा आप क्या करते हैं कि आप उनको, सोशल जस्टिस ये है और इसको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं किसी भी इंडस्ट्री की, कि वो उनके लिए भी काम करे। अब उसमें अक्सर इंडस्ट्रीज ये होती है कि वो अस्पताल फ्री डिस्पेंसरी बना देते हैं, कोई स्कूल बना देते हैं, ये इस तरह के दूसरे जो एक्टिविटीज हैं उनमें लेकर उनको चल रहे होते हैं, ताकि वो एक इनका सोशल जो गोल है वो भी पूरा होता रहे, और इंक्लूजन भी होता रहे, सब लोग इसमें शामिल भी हो जाएं, और फिर हर किस्म के लोगों को अपने पास जो है वो नौकरी भी देते हैं। डाइवर्सिटी ये है, अब जो है वो बहुत सारे इदारे इसकी पब्लिसिटी करते हैं कि वी आर इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर, यानी ऐसा नहीं है कि वो कहें कि हम सिर्फ मर्द इंजीनियर ही रखेंगे। यही वजह है कि अक्सर प्रोजेक्ट्स पर अब हमें जो है वो खवातीन इंजीनियर भी नजर आती है, और उसके पीछे यही सस्टेनेबिलिटी का गोल है जिसको ये लोग आगे कंपनीज जो है वो हाईलाइट करके, क्लेम करके बेनिफिट्स जो है वो हासिल करते हैं इसमें से। तो ये सारा वो हमारे आज का वो समअप है जी। जी सर, थैंक यू सो मच, आपने इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर की। कोई और जो इसमें कोई भी चीज़ ऐड करना चाहे तो वो भी कर सकता है। जी तारिक यस भाई, आपने सर। सारी बातें बहुत अच्छी की हैं। तो इस हवाले से हम चाहेंगे कि अगर आप शेयर कर दें कि आप कहाँ से स्टडी करते हैं, हमें भी बता दें, हम भी स्टडी कर लेंगे। दूसरी बात है कि मिस कायनात ने शुरू में बताया कि हमारे पास जो लैंड है, लैंड को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, हम रेजिडेंशियल की तरफ जा रहे हैं, तो जिसकी वजह से एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो कम होती जा रही है। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो दुनिया की पॉपुलेशन भी इंक्रीज होती जा रही है, तो ये भी इस वक्त की डिमांड है कि हमने रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाने हैं। तो वो भी मैंडेटरी है, तो हम उसको भी जो है ना इग्नोर नहीं कर सकते। तो इस हवाले से हम अवेयरनेस दे सकते हैं कि हम हाई राइज फार्मिंग की तरफ जा सकते हैं, जस्ट लाइक इन ऑस्ट्रेलिया हो रहा है, या फिर हम हाइड्रोपोनिक जो है एग्रीकल्चर की तरफ जा सकते हैं। तो इससे ये लैंड के जो रिसोर्सेज हैं, जो एग्रीकल्चर लैंड के इश्यूज हैं, वो भी रिजॉल्व किए जा सकते हैं। एक्चुअली इमरान, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आजकल जो पॉपुलेशन की जब हम बात करते हैं या टेक्नोलॉजी की, तो ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। एक कंट्री है उसके पास स्पेस बहुत कम है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पाकिस्तान की बात करें, 70% एग्रीकल्चर कंट्री था। अब ओवर पॉपुलेशन की वजह से वो जो आपके पास लैंड है वो ज्यादा से ज्यादा रेजिडेंशियल में बदलता जा रहा है, आपके पास बिल्डिंग्स बनती जा रही हैं और एग्रीकल्चर कम होता जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली फूड सिक्योरिटी का इशू पाकिस्तान को फेस करना पड़ेगा। पाकिस्तान ऐसी कोई भी रिफॉर्मेंट कर नहीं रहा, और ऑस्ट्रेलिया जिसके पास अबंडेंस ऑफ लैंड है, जिनकी लैंड ऐसी है कि आप समझें कि उनको पता भी नहीं है कि हमारे पास कितनी एग्रीकल्चर लैंड इस वक्त मौजूद है, और वो जो है वो ऐसी सारी रिफॉर्मेंट्स कर रहे हैं जिसकी वजह से ज्यादा वो जो है वो सीड प्रोडक्शन भी कर सके, ज्यादा
जो है वो क्रॉप की भी प्रोडक्शन कर सकें, हालांकि उनको इसकी टूल की ज़रूरत नहीं है। तो सोशल सस्टेनेबिलिटी में हम ये भी बात करते हैं कि सबके पास इक्वल चीज़ें नहीं है, सब कंट्रीज़ के पास इक्वल स्पेस नहीं है, इक्वल वेदर नहीं है, इक्वल मौसम नहीं है। अगर आप क्रॉप प्रोडक्शन की बात करें, मैं आपको कहूँ कि यूके में इतनी प्रोडक्शन करके दिखाएं, वहां पे वेदर नहीं फिजिबल, कनाडा में वेदर नहीं फिजिबल, नॉर्वे में वेदर नहीं फिजिबल, और जिन कंट्रीज में जो है वो फिजिबल है वो ऐसे टूल नहीं यूज कर रहे। तो जब तक वर्ल्ड वाइड हम सारी चीजों को सामने रख के ऐसी टेक्नोलॉजीज को यूज नहीं करेंगे या ऐसी रिफॉर्मेंट्स नहीं लेके आएंगे और फिर कंट्री टू कंट्री उनको फॉलो नहीं करेंगे, सोशल सस्टेनेबिलिटी जो है वो फॉलो अप नहीं हो सकती है। और यही इस टाइम का सबसे बड़ा इशू है कि जब हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, ये एक्चुअली एक कंट्री की वजह से नहीं होती है। वो कंट्री तो कुछ ना कुछ कर लेता है, लेकिन उसका नेबरिंग कंट्री नहीं करता। अब फॉर एग्जांपल अगर आप सऊदी अरब की बात करें या यूएई की बात करें, तो यूएई में भी ऐसे रिफॉर्मेंट्स इस टाइम पे कर रहा हो जो सऊदी अरब नहीं कर रहा, और सऊदी अरब कर रहा हो जो यूएई नहीं कर रहा, जबकि डिमांड जो है वो सबको ही है। तो सोशल सस्टेनेबिलिटी तभी अचीव होगी जब आप इन क्राइटेरियाज को थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है वो एक्सेप्ट करेंगे, जो कि अभी बहुत ज्यादा मुश्किल चीज है। अच्छा, मैं इसमें इमरान भाई की जो है ना बात पर थोड़ी सी वो बात करूंगा। असल में होता ये है कि अब जो है ना वो दुनिया जो है वो एक ग्लोबल विलेज है बेसिकली। अब जिनके पास मिस कायनात ने अभी बताया कि वेदर फिजिबल नहीं है एग्रीकल्चर के लिए, तो वो क्या करेंगे? तो वो अपनी सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। हम जो बीइंग एग्रीकल्चरल कंट्री जो है ना, हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपनी जमीन को अच्छा, हमें उससे नुकसान एक तो ये हो रहा है कि हम अपनी फूड सिक्योरिटी पे जो है ना वो हमारे खराबी आ रही है कि हमारी अपनी फूड सिक्योरिटी खत्म हो रही है। हम एग्रीकल्चरल मुल्क होने के बावजूद गंदम इंपोर्ट करते हैं, चीनी इंपोर्ट करते हैं। तो ये हमारी अपनी नाअहली है, एक बात है। दूसरी बात, ये दो चीजें हैं। एक है कोप, अभी रिसेंट एक खत्म हुई है कोप जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कोप 28 खत्म हुई है और अगली होनी है अभी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो है ना। और एक और चीज होती है आईपीसीसी, ये है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज में सबसे खराबी बड़ी ये आई है कि अब जो कार्बन फुटप्रिंट है हमारा वो न होने के बराबर है। हम कोई इकोनॉमिक जो है ना वो एक्टिविटी कर ही नहीं रहे हैं। लेकिन चाइना या यूएस जो है, यूएस का सबसे बड़ा फुटप्रिंट है, वो सबसे ज्यादा जो है वो ग्रीन हाउस गैसेज जो है ना। अच्छा, ये कार्बन फुटप्रिंट जो है ना वो ये है कि आप कितना कार्बन जो है वो एमिट कर रहे हैं। कार्बन लाजमी नहीं कि वो कार्बन ही हो, वो कोई भी ग्रीन हाउस गैस हो सकती है। ये है कि जब आप भी चल रही हो, पाकिस्तान में तो ऐसा कोई सीन है ही नहीं है। अभी रिसेंटली हमें इमदाद भी मिली है इस बात पर, शायद अप्रूव हुई है, मिली नहीं है, कि हम लोगों का ये जो सैलाब आया था वो इस वजह से आया था कि ग्रीन हाउसेस की वजह से, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से जो है वो क्लाइमेट चेंज हो रहा है। और क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारे सैलाब आया और हमारा इतने बिलियन डॉलर्स का नुकसान हो गया। तो ये जो कॉप 28 हुई थी, इसमें यही तय किया गया था कि यार इस मुल्क को जो है जिसका कोई कसूर नहीं है, जो काम जिसको पंजाबी में कहते हैं ना वो तिनका दौरा नहीं करते, तो इनका जो है ना वो आ गया है, इनका फुटप्रिंट है, कार्बन फुटप्रिंट है ही नहीं है और इनमें सैलाब आ गया है, तो इनकी मदद की जाए। तो कॉप जो है वो यही उसमें डिसाइड होता है कि हम किस तरह से अभी कार्बन फुटप्रिंट में एक और जो चीज है वो ये है कि आप कार्बन क्रेडिट्स जो है ना, आप फर्ज करें आप कार्बन जनरेट नहीं कर रहे, लेकिन ये है कि आपके पास रिसोर्सेज आपके, तो आप कार्बन क्रेडिट्स ले सकते हैं, यानी आप वो बेच सकते हैं अपने। यानी मैंने कार्बन एमिट नहीं किया जो मेरा कोटा था, या फिर ये है कि मैंने कार्बन सिंक बना लिए हैं, वो जगहें जहां पर कार्बन जो है वो मैं दबा सकता हूँ। मसलन मैंने कोई जंगल उगा दिया है, उसकी रिसेंट मिसाल जो है वो सिंध गवर्नमेंट में जो है वो साहिल समंदर के किनारे जो है वो मैंग्रोव्स के फॉरेस्टेशन की है, या उसकी जो है ना उसकी थोड़ी सी निगहदाश्त की है, और उसको बहुत सारे पैसे मिले हैं इस बात के इंटरनेशनल कम्युनिटी से कि आपने एक कार्बन सिंक बना दिया है जहाँ पे कार्बन जो है वो कंज्यूम हो जाएगा, हवा में नहीं जाएगा, और हमारा जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसको ज्यादा वसी नहीं करेगा, क्लाइमेट चेंज में ज्यादा वो नहीं करेगा। तो ये आप पैसे लें और इसकी निगहदाश्त करें और इसको मजीद बनाएं। ये कोई 2040 तक का जो है ना वो प्रोजेक्ट है, ये तब तक पाकिस्तान ने इसको मेंटेन करना है
और इसने बहुत सारे जो है ना वो कार्बन को जो है वो जज्ब करना है अपने अंदर। तो काम हो रहा है, हमें जो है बेसिकली वो ये देखना है कि सर हम इसमें सॉरी टू कितना वो कर रहे हैं। इंटरप्ट यू, लेकिन वो सर ने पूछा था आपसे, सॉरी मोहम्मद इमरान ने, कि काइंडली शेयर कर दें अपने रिसोर्सेज भी जहाँ से आप पढ़ते हैं, ताकि वो भी रीड आउट कर सकें, तो वो अच्छा, उनको मैं थोड़ा सा उसमें गाइड कर दें। हाँ, ये थोड़ा सा ट्रिकी सा पार्ट है। मैं कोर्सेरा पे एक मुझे जो है वो 40 कोर्सेज का, वो फ्री कोर्सेज का एक पोस्ट कहीं से मुझे मिली थी आज से कोई 3 महीने पहले। तो उसमें से मैंने 2 तो कर लिए। एक बेकुनी यूनिवर्सिटी है इटली की, उसका एक सस्टेनेबिलिटी पे इंट्रोडक्टरी कोर्स था, बहुत अच्छा। मैं वो लिंक शेयर करता हूँ जिसमें वो 40 कोर्सेज हैं। तो आप उनमें से कोई भी कर लें तो मुझे यकीन है वो बहुत अच्छा होगा। मैंने जो है वो किया है, वो उसको भी मैं हाईलाइट कर दूंगा। तो उसमें उन्होंने बड़े तरीके से, इवन उन्होंने आपको मेडिटेशन, आप किस तरह से मुराकबा कर सकते हैं सस्टेनेबिलिटी के हवाले से, तो लोग रिलीजियस उस पे लेकर चल रहे हैं, फुटिंग पर इसको लेकर चल रहे हैं कि ये अगर हम अभी फिक्र नहीं करेंगे तो हमारे बच्चों को हम जो है ना वो एक ऐसे ही। अब लाहौर में आप सांस नहीं ले सकते, पंजाब में जो है ना, पंजाब के अक्सर शहरों में आप सांस नहीं ले सकते। इवन इस्लामाबाद, कराची जो है वो अब मुतासर होना शुरू हो गए हैं। उसकी वजह सिर्फ यही है कि हमने देखा ही नहीं पीछे मुड़ के, जो बस जिसका जिधर जिस चीज में उसको थोड़ा सा मुनाफा नजर आता है और वो करना शुरू हो जाता है। तो वो मैं जरूर शेयर कर दूंगा ग्रुप में, अभी मैं डाल दूंगा इंशाल्लाह। ओके सर, थैंक यू सो मच। आप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, बाकी ये स्लाइड्स भी मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी। टॉपिक तो काफी इंटरेस्टिंग है और इस पे मजीद भी बात हो सकती है, लेकिन चूंकि रमजान है तो अब हम इसे क्लोज करेंगे। इंशाल्लाह फिर किसी सोशल सस्टेनेबिलिटी या सोशल जो है वो टॉपिक के ऊपर जब डिस्कशन होगी तो फिर मजीद बातें भी हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच आप सबका, आप लोगों ने ज्वाइन किया इस टाइम पे, और बाकी मैं स्लाइड्स ग्रुप में शेयर कर दूंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। इमरान साहब देख लीजिएगा, मैंने डाल दिया है ग्रुप में। जी जी तारिक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं अभी देख लेता हूँ। थैंक यू, जजाकल्ला जरूर खैर। जरूर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।